राखी पर भाई का तोहफा। एक शहर में श्वेता और राहुल नाम के भाई बहन रहते थे। श्वेता किसी की भी नहीं सुनती थी, सिर्फ अपने मन की किया करती थी। राहुल हमेशा श्वेता को अच्छी नौकरी करने की सलाह देता, मगर श्वेता उसकी एक न सुनती। उसे ऐसा लगता जैसे उसका भाई हमेशा उस पर हुक्म चलाता है। श्वेता राहुल से बहुत नाराज रहती थी। राहुल को तभी एक दिन लंदन जाकर काम करने का ऑफर मिलता है और इस बात से घर में सभी लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन श्वेता को ऐसा लग रहा था कि राहुल के चले जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ जाएगी और राहुल जानबूझकर यहाँ से अपनी जान छुड़ाकर जाना चाहता है। अरे श्वेता, कम से कम अब तो तुम एक जिम्मेदारी लड़की बनकर दिखाओ। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, अब तो तुम्हें ही सब कुछ देखना है। पता है मुझे, आप तो बहुत खुश होंगे ना। आप तो यही चाहते थे कि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाए और आप आराम से काम में लग जाओ। अब आप ना लंदन जाइए और मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं देख लूंगी जैसे मुझे रहना है, क्या करना है और क्या नहीं। राहुल श्वेता की ये सारी बातें सुनकर बहुत नाराज हो जाता है और गुस्से में उसने श्वेता को अंतिम बार भाई भी नहीं कहा और ना ही श्वेता ने राहुल से कुछ कहा। राहुल के चले जाने के बाद श्वेता अपने कामों में लग जाती है और इसी वजह से वो राहुल से कभी बात नहीं किया करती थी और ना ही उसे रक्षाबंधन पर कभी राखी भेजा करती थी। राहुल को श्वेता का ये बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए उसने श्वेता के बारे में भी अब खुद से कुछ भी पूछना छोड़ दिया था। अब तो 2 साल हो चुके थे और राहुल और श्वेता ने एक दूसरे से बात तक नहीं की थी। एक दिन श्वेता अपने दोस्तों के साथ घूमने गई और ना जाने वहाँ पर कैसे उसका एक्सीडेंट हो गया। श्वेता बहुत बुरी तरह से घायल हो गई और उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उसका बहुत खून बह चुका था। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि श्वेता की दोनों किडनी भी पहले से ही खराब हो चुकी हैं और अब इस एक्सीडेंट के बाद उसकी हालत बहुत नाजुक है। उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। ये सुनने के बाद श्वेता के माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं और उन्होंने तभी तुरंत राहुल को कॉल किया। श्वेता की हालत के बारे में सुनते ही राहुल को बहुत खराब लगा और उसने तुरंत ही शहर का टिकट करवा लिया। इधर तभी कई दिनों के बाद श्वेता को होश आता है और वो अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे नहीं लगता कि मैं अब और ज्यादा दिन जीवित रह पाऊंगी। अब मेरी एक अंतिम इच्छा है, कृपया करके आप उसे पूरा करवा देंगी। आप तुरंत राहुल भैया को यहाँ पर बुला लीजिए, मैं उन्हें अंतिम बार राखी बांधना चाहती हूँ। इतने सालों से मैं उनसे नाराज थी, मैंने उनसे बात तक नहीं की और ना ही किसी साल उन्हें राखी भेजी। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। बस एक आखिरी बार मैं राहुल भैया को राखी बांधना चाहती हूँ। इतना बोलते बोलते वापस से श्वेता बेहोश हो गई। अगले दिन जब श्वेता को होश आया तो श्वेता के सामने राहुल बैठा हुआ था। अरे मेरी पागल बहन, तुझे कुछ नहीं हो सकता। ये देखो, मैं तेरे लिए राखी लाया हूँ। अब चलो, जल्दी से मुझे राखी बांधो। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं न जाने क्या क्या सोचती थी आपके बारे में, लेकिन आपने हमेशा मेरे लिए अच्छा सोचा। मैं ही बेवकूफ थी जो आपको गलत समझती थी। अब वैसे भी मेरी जिंदगी ज्यादा दिनों के लिए बची नहीं है। श्वेता की हालत इतनी खराब थी कि जैसे ही उसने राखी बांधी वो वापस से बेहोश हो गई और अब कुछ दिनों के बाद जब वापस से श्वेता को होश आया तो श्वेता चौंक गई थी, क्योंकि उसे तो यही लगा था कि वो अब बचने वाली नहीं है। अरे बधाई हो बेटा, अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हारी हालत बिल्कुल सही हो गई है। अब तुम्हारी जिंदगी को कोई खतरा नहीं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी तो दोनों किडनी खराब हो गई थी ना डॉक्टर साहब। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हारे भाई ने तुम्हें रक्षाबंधन का तोहफा दिया है। उसने तुम्हें अपनी एक किडनी दे दी है
और इसीलिए अब तुम्हारी जान पूरी तरह से खतरे से बाहर है। ऐसा सुनते ही श्वेता बहुत भावुक हो जाती है और तुरंत अपने भाई को बुलाती है। श्वेता राहुल के गले लगकर बहुत देर तक रोती रहती है और अपने किए के लिए उससे माफी भी मांगती है। राहुल ने भी उसे तुरंत माफ कर दिया था। अगले सप्ताह ही राखी थी और इस राखी पर श्वेता ने राहुल को पिछले हर रक्षाबंधन की राखी बांधी और सभी ने इस त्योहार को खुशी खुशी मनाया। मुरारीपुरम नामक शहर में कविता नाम की अपंग लड़की अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहती थी। जब वह पैदा हुई थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। वो कविता को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। कविता एक पैर से ही चल पाती थी, इसलिए वह बैसाखी के सहारे चला करती थी। अभी वह ज्यादा बड़ी नहीं हुई थी, उसकी उम्र 10-12 साल ही थी। सौतेली माँ का बर्ताव उसके प्रति बहुत ही बुरा था। एक पैर से ना चल पाने की वजह से उसका पिता भी उसे नहीं मानता था। वह हर वक्त कविता को डांटता ही रहता था। नई पत्नी के आने के बाद से कविता का पिता सिर्फ पत्नी की बात ही मानता था, कविता की बातों पर ध्यान नहीं देता था। कविता का पिता बहुत आमदनी करने वाला इंसान नहीं था, बस इतना कमा लेता था जिससे वह 2 वक्त का भोजन जुटा पाए। सौतेली माँ कविता का खाना भी खुद खा जाया करती थी और उसे बचा कुचा 2-3 दिन का बासी खाना दे दिया करती थी। कविता आम लोगों की तरह 2 पैरों से नहीं चल पाती थी। इस बात का भी उसकी सौतेली माँ मजाक उड़ाया करती थी। एक दिन कविता बिस्तर पर से उठकर बैसाखी संभलकर चल रही थी, तभी उसके पैर लड़खड़ा गए और वो जमीन पर गिर पड़ी। यह देख उसकी सौतेली माँ बहुत हंसने लगी। अरे रे बेचारी, गिर गई, चलने तो आता नहीं है, फिर भी लोग चलने की कोशिश करते हैं। चुपचाप बिस्तर पर लेटी क्यों नहीं रहती? घर का कोई काम तो तुझसे होता नहीं, बस मुफ्त का खाना खाती रहती है। कविता गिरकर रोने लगती है, लेकिन उसे गिरकर जितनी चोट नहीं लगी उतना उसे सौतेली माँ की बातों को सुनकर लगी। माँ, मुझे माफ कर दो, अगर मैंने आपकी मदद नहीं की हो तो। मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना तो कर ही देती हूँ। हाँ, बस कर, कोई काम की नहीं है तू। चली जा मेरी नजरों के सामने से। सुबह सुबह तेरा चेहरा देख लिया, अब पूरा दिन ही खराब जाएगा। कई साल इसी तरह गुजर गए। अब कविता बड़ी हो चुकी थी। कविता के पास कोई नए कपड़े नहीं थे, ना ही उसकी सौतेली माँ उसे कपड़े खरीद कर देती थी। वो जो कपड़े पहन रही थी वह सभी फट चुके थे और छोटे भी हो गए थे। माँ, मुझे एक सस्ता कपड़ा दिलवा दो। देखो क्या हालत हो गई है मेरे कपड़ों की, कुछ भी नहीं पहनने को। तुझ पर मैं पैसे क्यों खर्च करूंगी? जैसा कपड़ा तेरे पास है वही पहन कर रहे। यह सब कविता का पिता देख लेता है। कविता को देख उसे उस पर दया आ जाती है। अरे देखो तो जरा, सच में इसके कपड़े फट चुके हैं। मैं कल ही कुछ इंतजाम करके तुम्हारे लिए नए कपड़े ला कर देता हूँ। यह सुन कविता खुश हो गई और सौतेली माँ जलन के मारे गुस्से से तपने लगी। मेरे मना करने के बाद भी इन्होंने उसे कपड़े दिलवाने का सोचा। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इसका मतलब मेरी बात से ज्यादा इसकी बातें मायने रखती है इनके लिए। सौतेली माँ के दिमाग में यह बात बैठ गई थी। अब वह कविता से पहले से भी ज्यादा नफरत करने लगी थी। एक दिन सौतेली माँ सोचती है, हाँ, इसे इस घर से बहुत दूर कहीं छोड़ देती हूँ। ये यहाँ रहेगी ही नहीं तो मेरी जगह कोई नहीं ले पाएगा। बहुत दिन इसे झेल रही हूँ, अब नहीं झेल पाऊंगी। सौतेली माँ कविता के पास आई। सुनो, मुझे कुछ सामान खरीदना है, थोड़ा दूर जाना है। तुम्हारे पिताजी आज नहीं आने वाले, किसी काम से बाहर गए हैं। तुम घर पर अकेली रह जाओगी, इसलिए अगर चलना है तो चलो, वरना यहीं रहो। नहीं नहीं, आज पहली बार आप चिंता कर रही है, यह देख बहुत अच्छा लगा। चलिए, मैं आपके साथ चलती हूँ। कविता अपनी सौतेली माँ के साथ बाजार आ गई। कविता की सौतेली माँ उसे एक सुनसान इलाके में ले आई। माँ,
यह हम कहाँ आ गए? मुझे यह रास्ता नहीं मालूम। कविता, यहाँ से 4 मिनट की दूरी पर मेरी सहेली का घर है, मैं उसे मिलकर आती हूँ। जल्दी आ जाऊंगी, तुम यहीं रहना, कहीं जाना मत। हाँ ठीक है, आप जल्दी आ जाइएगा, मैं यही हूँ। अगर आप चाहो तो मैं आपके साथ भी चल सकती हूँ। हाँ नहीं नहीं नहीं, अब यही रुको, मैं तुरंत आती हूँ। कविता उसकी बात मान गई। कई घंटे बीतने के बाद भी कविता की सौतेली माँ नहीं आई। शाम होने लगी थी, कविता डरने लगी थी। डर कर वह एक ओर बैठ गई। सौतेली माँ कविता को वहां छोड़कर भाग गई थी। जब कविता अकेली बैठी थी तभी एक आदमी की नजर उस पर पड़ी। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? मैं माँ का इंतजार कर रही हूँ, वह अपने दोस्त से मिलने गई है। यहीं से कुछ मिनट की दूरी पर उनकी दोस्त का घर है। अरे लड़की, यह कैसी बात कर रही हो? यहाँ से कई किलोमीटर दूरी तक भी कोई घर नहीं है, यह बिल्कुल सुनसान इलाका है। कविता समझ जाती है कि उसकी सौतेली माँ ने उसके साथ धोखा किया है। जिस आदमी ने कविता से बात की उसका नाम प्रभात था। वह कई लोगों को कैद करके अपने पास रखता था और उनसे भीख मंगवाता था। जब उसकी नजर कविता की बैसाखी और पैरों पर पड़ी तो वह सोचा, यह लड़की तो पहले से ही एक पैर से नहीं चल सकती। अच्छा है, मुझे इसके हाथ पैर नहीं तोड़ने होंगे। लोग ऐसे ही दया करके इसे भीख दे दिया करेंगे। प्रभात थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, सुनो, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हें पता है क्या? हाँ, मुझे घर का पता याद है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद से चली जाऊंगी। अब नहीं नहीं, तुम यहाँ गुम हो जाओगी। अब मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो मुझ पर विश्वास करो। बार बार कहने पर कविता मान गई और प्रभात के साथ आने लगी। प्रभात उसे अपने अड्डे पर ला रहा था जहाँ उसने पहले से कई बच्चों और बड़ों को कैद कर रखा था। कविता यह समझ नहीं पाई। आधा रास्ता तय करने के बाद प्रभात ने अपनी जेब से रुमाल निकाला। उस रुमाल में उसने नशीली पदार्थ मिला दी थी। प्रभात रुमाल कविता के नाक के सामने ले गया। वह सूंघते ही कविता अपने होश खो बैठी। प्रभात ने उसे संभाला और अपने अड्डे पर लाकर उसे रस्सियों से बांध दिया। जब कविता को होश आया तो वह खुद को इस तरह पाकर हैरान रह गई। प्रभात कविता के सामने आया। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अब तुम फंस चुकी हो हमेशा के लिए। कविता यह सब सुन बहुत डर जाती है। तुम्हें बाकी सभी के साथ मिलकर सड़क किनारे बैठकर भीख मांगना होगा। अब यही तुम्हारी जिंदगी है। नहीं, कृपया ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। प्रभात कविता की बातों को नहीं सुना। अगली सुबह वह उसे सड़क के एक किनारे बिठा दिया और भीख मांगने को कहा। कविता अपनी सौतेली माँ की इस करनी पर बहुत रोती है। सोचती है, काश मैंने उनके साथ आने से मना कर दिया होता तो आज मैं सुरक्षित अपने घर पर होती। कविता को असहाय और मजबूर देख कई लोग उसे भीख देकर जाया करते थे। प्रभात ने अपने कई आदमियों को लगा रखा था यह देखने के लिए कि कोई भी भाग ना जाए। कई दिनों तक यही चला। फिर एक दिन जब कविता सड़क किनारे बैठकर लोगों से भीख मांग रही थी तभी प्रभात आता है। आज तुम्हें कल से ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, कल बहुत कम पैसे थे। मैं तो उन लोगों से मांगती हूँ पर कोई देता ही नहीं। प्रभात और कविता जब यह बात कर रहे थे तभी प्रभात का दोस्त मंटू आता है। कविता को देख कहता है,
क्या भाई प्रभात, इतनी खूबसूरत लड़की को यहाँ बिठाकर भीख मांगने को कह रहे हो? इससे अच्छा इसे मुझे दे दो। तुझे तो पता ही है हमारा काम कितना अच्छा चलता है, वहां बेच देंगे तो बहुत पैसे बहुत दूंगा। इसे दे दूंगा मगर अच्छे पैसे देगा तब। हाँ, अच्छे पैसे दूंगा, चिंता मत कर। मंटू और प्रभात ने आपस में कविता को लेकर सौदा कर लिया और मंटू ने प्रभात से उसे ले लिया। मंटू भी प्रभात की तरह ही गलत काम करता था। वह मासूम लड़कियों से गलत काम करवाता था और उसके बदले पैसे लेता था। कविता उन लोगों के सामने बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन उसे किसी ने जाने नहीं दिया। कविता अपने घर को याद करके बहुत रोती थी। कई दिनों तक कविता ने वह सब झेला। फिर एक दिन जहां मंटू ने सभी को रखा था, वहां चुपके से एक पत्रकार आ जाता है जिसका नाम भूषण था। भूषण कई सालों से इस चीज को बंद करवाना चाह रहा था, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। अब उसे यहाँ आने का मौका मिल चुका था। वह कविता के पास आया। आप मुझे गलत मत समझना, मैं आप लोगों के लिए ही यहाँ आया हूँ। मैं आप लोगों का बयान लेने आया हूँ। आप मुझे सारी सच्चाई बताओ, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा और पुलिस के पास जाऊंगा। एक एक करके भूषण ने सभी से चुपके से बयान ले लिया और वहां से चला गया। अगले ही दिन पुलिस फोर्स वहां आ जाती है और सभी को पकड़कर ले जाती है। सभी का भांडा फोड़ हो जाता है। पुलिस की पूछताछ में प्रभात का नाम भी आया। पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। कविता ने भूषण को धन्यवाद बोला। कविता अपने घर पहुंची। उसका पिता उसे देख खुश हुआ, लेकिन सौतेली माँ गुस्से में आ गई। कविता घर आकर बहुत रोने लगी और सौतेली माँ की सारी सच्चाई अपने पिता को बताई। यह सुन कविता का पिता आग बबूला हो जाता है। अपनी पत्नी को बहुत सुनाता है। मैं मानता हूँ कि तुम इसे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इंसानियत के नाते भी तो सोच लिया होता तुमने। कविता की आप बीती सुन उसकी सौतेली माँ की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा। मैं तो सोचकर ही डर जा रही और तुमने तो इतना झेला है। कविता, मुझे अपनी करनी पर बहुत पछतावा है। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। अब तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं ही इस लायक नहीं कि यहाँ रह सकूं। मैं अभी ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं माँ, ऐसा मत करो। आप ये घर छोड़कर मत जाओ, हम साथ रह सकते हैं। मैंने आपको माफ कर दिया। धन्यवाद बेटा। हाँ, तुमने सही कहा। अब हम साथ साथ और खुशी खुशी रहेंगे।